नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अच्छा हाँ, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। सो ओके, तो अगर तुम्हारे को कहीं पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, गुड इवनिंग बेटा, फॉर, अच्छा उससे पहले जो है एम्पलीट्यूड का जो तुम्हारा रिजल्ट है उसी के थ्रू हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का भी आ जाता है। ऑल राइट, सो ए स्क्वायर क्या है हमारा, ए स्क्वायर आ गया था हमारा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यहाँ पर A2 का स्क्वायर है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा। अब इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, है ना, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या था रिजल्ट, यहाँ पर लिख देते तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए, A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 कॉस डेल्टा। तो ए स्क्वायर जो है, आई जो है इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, सो ए स्क्वायर के बदले में आ जाएगा तुम्हारा आई, A1 स्क्वायर के बदले में आ जाएगा तुम्हारा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ A1 के बदले में आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ डेल्टा। किसी को कोई डाउट इंटरफेरेंस, है ना। सो आई क्या है तुम्हारा, रिजल्टेंट intensity at a point, intensity due to the two sources respectively, और डेल्टा जो है ये हो गया तुम्हारा दी फेज डिफरेंस। क्लियर है, ठीक है, गुड इवनिंग बाबू। हाँ 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 बिल्कुल यहीं से शुरू हुआ है। एम्पलीट्यूड का रिजल्ट, गुड इवनिंग बेटा, एम्पलीट्यूड का रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी था, तो एम्पलीट्यूड के रिजल्ट की मदद से जो है हमने इंटेंसिटी का भी रिलेशन निकाल लिया, है ना। इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाता है। सो ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वो रिलेशन आ जाता है। ये भी जो है जाएगा तुम्हारे डायरी में, क्या बेटा, ऊपर में कुछ भी नहीं है, यहीं से शुरू है बेटा। हमने कल एम्पलीट्यूड देखा था ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर लिख लिया, ये था तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। A1 के स्क्वायर के बदले में I1 आ गया, द इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट सोर्स, A2 का स्क्वायर के बदले में I2 आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है डायरी में जाएंगी। डन है क्या,
बढ़े आगे। ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तुम्हारा कंडीशन क्या चाहिए कि एम्पलीट्यूड या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये दोनों ही जो है तुम्हारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर तुम्हारे को मैक्सिमम चाहिए तो ये कॉस डेल्टा का वैल्यू शुड बी +1। ऑल राइट, सो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कॉस ऑफ डेल्टा शुड बी इक्वल टू +1, दैट इज डेल्टा शुड बी इक्वल टू तुम्हारा 0। ऑल राइट, सो ये तुम्हारा 0 डिग्री या फिर तुम्हारा 0 रेडियन या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है 2 पाई रेडियन। ऑल राइट, 2 पाई पे भी जो है कॉस थीटा क्या हो जाता है तुम्हारा +1। ऑल राइट, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो तुम्हारा फेज डिफरेंस है दिस शुड बी इक्वल टू 2n पाई। क्लियर है? ठीक है, एंड फेज डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता तुम्हारा 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। सो यहाँ से हमारे पास करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस भी निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर से जो है तुम्हारा 2 पाई और 2 पाई कैंसिल होगा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा n λ। क्लियर है? दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, सो ये तुम्हारा कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे तुम्हारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, या फिर जो एम्पलीट्यूड है वो a का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2, दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा a मैक्स है, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा तुम्हारा a1 प्लस a2। क्लियर है? एंड सिमिलरली तुम्हारा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर अब हम लोग बात करें फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड शुड बी मिनिमम, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड should be minimum, therefore cos of delta should be equal to -1। अब cos of delta -1 अगर है तो डेल्टा का वैल्यू क्या क्या होंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। सो डेल्टा शुड बी इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स पाई। क्लियर है? सो जो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n + 1 पाई। सो पाई से पाई तुम्हारा हो गया कैंसिल। ऑल राइट, एंड यहाँ से तुम्हारा डेल्टा एक्स क्या आ जा रहा है, डेल्टा एक्स आ जा रहा है 2n + 1 λ डिवाइडेड बाई 2। ये तुम्हारे कंडीशंस आ जा रहे हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो मिनिमम आएगा, तो a मिनिमम का स्क्वायर वुड बी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पर तुम्हारा माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ a1 a2, कॉस डेल्टा का वैल्यू -1 हो गया, दैट इज a मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सो a मिनिमम तुम्हारा आ जाएगा मॉड ऑफ a1 माइनस a2। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है उसको हम लोग पॉजिटिव में ही रखते हैं।
तो ये ए मैक्स हो गया, ये हमारा ए मिनिमम हो गया। क्लियर है? ठीक है। सो बहुत कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी। हमारे को पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए मैक्स का स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर, दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक जनरल रिलेशन निकल के आ जाता है। ये चला जाएगा तुम्हारा डायरी में। क्या बेटा ऊपर क्या? हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ i1 माइनस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। ये भी तुम्हारा वैलिड है। ये पूरा का पूरा, ये चारों चीज, ये पूरा तुम्हारा डायरी में चला जाना चाहिए। इसके ऊपर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स भी बहुत आता है, ये तुम्हारे को प्रूव करने के लिए भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। हाँ ये आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो सीधा सीधा तुम्हारे को दे देगा, ये रेशियो एंड तुम्हारे को। हाँ मेनली क्वेश्चंस रहता है, डेरिवेशन भी तुम्हारा पूछा जा सकता है। मतलब कि तुम वो नहीं कह सकते कि डेरिवेशन क्यों आ गया, है ना? तो इनकी डेरिवेशंस को भी प्रैक्टिस करके रखना। ऑप्टिक्स की मैंने दे दी थी शीट, एंड कल नहीं दी थी मैंने? अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे पास होगा, क्योंकि आज मैंने शीट निकलवाया था। कल मैंने दी नहीं थी क्या तुम लोगों को शीट? मिल गया है ना? वही तो, ये एब्सेंट था तो ढूंढना पड़ेगा, आफ्टर द क्लास देख लेंगे। डन? ओके। सो ये हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं YDAC में। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या? हाँ एक मिनट, वो लास्ट में ही करते क्लास के ना, पहले फ्लो में मेरे को पढ़ा लेने दो। क्या कर रहे थे हम लोग? YDAC तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स में सेकेंड लेक्चर में। ओके ये रहा। ये डायग्राम बना लो। यहाँ पर तुम्हारा कंडीशन क्या रहता है? कैपिटल D इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल सिनेरियो तुम्हारा कैसा रहता है? एज इन कंडीशंस,
एक तो तुम्हारा ये सोर्सेज जो है वो तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन करने के लिए सोर्सेज तुम्हारे कोहेरेंट होने चाहिए। ऑलराइट, कोहेरेंट सोर्सेज वगैरह का मैं तुम्हारे को लिखवा दूंगी डेफिनेशन, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज का। या फिर मतलब कि तुम्हारा क्या रहता है, सुन लो इधर, तुम्हारा इन कोहेरेंट सोर्सेज क्या रहते हैं, ऐसे सोर्सेज जिनका मतलब कि अगर तुम्हारे पास दो सोर्स है उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा, वो फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ किसी भी पॉइंट पर चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, क्या कह रहा है, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि हम लोगों को भी जो है यहाँ पर दो लाइट्स, अगर हम लोग ट्यूबलाइट्स को कंसिडर करें तो ये इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं, एज इन कि यहाँ पर भी तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है, दो सोर्सेज ऑफ लाइट है उनके बीच में इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे को ब्राइट और डार्क फ्रिंज नहीं दिखता। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो है जो फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज है वो बहुत रैपिडली तुम्हारा चेंज हो रहा है समय के साथ, है ना, जिस वजह से जो है डार्कनेस और ब्राइटनेस जो है वो बहुत रैपिडली अकर हो रहा है, जिसको हम लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे को जो है यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड नजर आता है कोई भी सरफेस, ठीक है। सो इनकोहेरेंट सोर्सेज में हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं हो पाएगा, कोहेरेंट सोर्सेज में हो पाता है। इस टॉपिक पे तुम्हारे को क्यों बोलोगे, थियरी में से यही जो तुम सीख रहे हो उसी में से पूछेगा, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो, उसके बाहर क्या ही पूछेगा। ये इंटरफेरेंस पैटर्न का क्या कंडीशन रहता है, क्या ये रहता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डिराइव करके दिखा दो, ये पूछ देगा, है ना। पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते, इसका डेरिवेशन कितना ही बड़ा है, बोल देगा तुम्हारे को कि इसको बता दो कि कैसे तुम्हारा क्या कंडीशन रहता है, कैसे ऑब्टेन करते हो, तो तब तो तुमको दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं यूजिंग दिस दैट ऐसा करके लिख रहे हैं, जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन पूछ ही सकता है ना। हाँ, तो मैं ये तुम्हारे से कह रही थी कि यहाँ पर जो है ना ये कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, है ना। यहाँ पर ये जो तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स के कंपैरिजन में तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन जो है वो काफी बड़ा रहेगा। ये डायग्राम पहले बना लो फिर डन। सो एक्चुअली में कैसा रहता है तुम्हारा, ये तुम्हारे जो डिस्टेंसेस बिटवीन द स्लिट्स है ये बहुत छोटे से हैं, किसी भी पॉइंट पर मतलब कि ये जो तुम्हारा स्मॉल डी है ना वो तुम समझ लो 1 मिलीमीटर है, और कैपिटल डी जो है वो तुम्हारा 100 सेंटीमीटर है। गेटिंग द पॉइंट, तो स्मॉल डी अगर 1 मिलीमीटर है वो बहुत ज्यादा करीब है एक दूसरे के, एंड 100 सेंटीमीटर इज वे टू बिग इन कंपेरिजन टू 1 मिलीमीटर, है ना। सो अगर किसी भी पॉइंट के पास अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट से रेज बनाएंगे तो ये दोनों रेज लगभग जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बनाएंगे, सेम एंगल ही बनाएंगे, है ना। सिमिलरली अगर मैं मिड पॉइंट से भी एक लाइन अगर उस पॉइंट के पास लेकर के जाऊँ तो मिड पॉइंट से भी जो लाइन है वो भी लगभग सेम एंगल ही बनाएगा। इसी डायग्राम का जो है ये तुम्हारा क्लियर मैग्नीफाइड डायग्राम है, जूम्ड डायग्राम। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो हम लोग अप्रोक्सीमेशंस यूज करेंगे वो हमारा एक्चुअल केस में भी तुम्हारा ट्रू होल्ड करेगा। क्लियर है। सो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट पर तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो डिपेंड करेगा S1 से एक सोर्स तुम्हारा S1 है तो S1 से P का दूरी और S2 से P के दूरी के बीच का जो डिफरेंस है पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम्हारा एग्जैक्टली पाथ डिफरेंस जो है वो 1 लैम्डा का हो तो फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर एग्जैक्टली 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा तभी भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। गेटिंग द पॉइंट। सो यहाँ पर हमारा पाथ डिफरेंस जो है वो लगभग अंडर द अप्रोक्सीमेशंस ये पाथ डिफरेंस जो है वो S2A के बराबर आ जाएगा। ये जो तुम्हारा S2A है यही तुम्हारा एक्स्ट्रा पाथ ट्रैवल कर रहा है, कब, ये जो तुम्हारा सोर्स S2 से जो पॉइंट P पर जो लाइट पहुंच रहा है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा कितना पाथ
कवर कर रहा है एज कम्पेयर टू S1, ये S2A, यही तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। गेटिंग द पॉइंट? ऑल राइट, सो यहां पर इन ट्रायंगल S1 S2A, यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहां पर ये वाले एंगल को भी हम लोग थीटा कह सकते हैं कि नहीं, है ना। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मैंने तुम्हारे को ऑलरेडी बताया कि तीनों जो लाइंस है वो लगभग सेम एंगल ही बनाएंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस वुड बी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा। गेटिंग द पॉइंट, है ना, ये वाला एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है यहाँ पे, कोई डाउट? तो इन ट्रायंगल S1 S2A क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा इज इक्वल टू S2A अपॉन स्मॉल d, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल d। साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि मुझे डेल्टा एक्स चाहिए और स्मॉल d पता है, इस वजह से हमने साइन थीटा चूज कर लिया। सेकेंडली, इन ट्रायंगल OPB, ट्रायंगल OPB में हमारा tan थीटा वुड बी इक्वल टू y बाई कैपिटल D। ये tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा y जो है वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट से पॉइंट P का दूरी, और कैपिटल D जो है वो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ऑल राइट, सो फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाइज साइन थीटा जो है वो है तुम्हारा डेल्टा एक्स बाई स्मॉल d विच इज इक्वल टू y बाई कैपिटल D। तो यहां पर से तुम्हारा कंडीशन क्या सा आ जा रहा है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू y स्मॉल d बाई कैपिटल D। ठीक है, एवरीवन डन? हाँ बिल्कुल कर लो। ओके, सो यहां पर जो है, अब अगर तुम्हारे को पॉइंट P ऐसे चाहिए जहां पर तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। यस यस यस, क्या हो गया, फोन रखो फटाफट, क्यों फोन निकाली? सो अगर तुम्हारे को क्या चाहिए, पोजीशन जहां पर तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो वाले पोजीशंस क्या हो जाएंगे, डार्क ये ब्राइट फ्रिंज के लोकेशंस। ऑलराइट, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए तुम्हारा क्या आ जाएगा कंडीशन, डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। सो फॉर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। दिस इंप्लाइज y स्मॉल d बाई कैपिटल D शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, और y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये आ गए तुम्हारे पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। किसी को कोई डाउट? सिमिलरली फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज डेल्टा एक्स शुड बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, या फिर हम लोग कह सकते हैं n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है? अब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है, सो वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो y इज इक्वल टू हो जा रहा है 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल d। ये दो तुम्हारे कंडीशंस आ जा रहे हैं, है ना। ये तुम्हारे को लोकेशंस दे दे रहे हैं पॉइंट P का। y ध्यान देना वो तुम्हारा पॉइंट B से पॉइंट P का दूरी है। सब लोगों ने नोट कर लिया?
हो गया। ओके सो अब यहाँ पर पॉइंट बी कैसा पॉइंट है? पॉइंट बी जो है यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एज इन तुम अगर S1 से डिस्टेंस ले लो, है ना, तुम अगर S1 से डिस्टेंस ले लो बी का, एंड S2 से अगर तुम डिस्टेंस देख लो बी का, तो ये दोनों डिस्टेंसेस क्या रहेंगे तुम्हारे? एकदम सेम रहेंगे, है ना। ये तुम्हारे सिमेट्रिकल डायग्राम है, सॉरी सिमेट्रिकल पॉइंट है। सो S1 से बी का दूरी और S2 से बी का दूरी बिल्कुल सेम है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस नहीं है, जिस वजह से सेंटर पे जो है तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा। ऑल राइट, सो पॉइंट बी को हम लोग कह देते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, और फर्दर फ्रिंजेस का डिस्टेंस जो है हम लोग सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ही मेजर करते हैं। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0, है ना। सो यहां पर लिख लो दैट एट पॉइंट बी डेल्टा x इज इक्वल टू 0 एज S1b इज इक्वल टू S2b, है ना। therefore we obtain central bright fringe at point B। क्लियर है? एंड जो y है वो डिस्टेंस ऑफ द फ्रिंजेस है फ्रॉम पॉइंट B। ठीक, सो इसमें तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, ऑल राइट। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करते हैं विथ बीटा, ऑल राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, उसे हम लोग कह देते हैं फ्रिंज विड्थ। दो डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगा, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में डार्क फ्रिंज। सो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज अगर तुम्हारे को निकालना है, बीटा डार्क अगर निकालना है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में बनेगा, यानी कि y ऑफ n+1, ये तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज, n+1th ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन माइनस nth ब्राइट फ्रिंज, इनके बीच का डिस्टेंस जो है, इसके बीच में हमारा डार्क फ्रिंज बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? n के बदले में तुम पुट कर दोगे n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d माइनस n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सिमिलरली तुम्हारा बीटा ब्राइट क्या हो जाएगा तुम्हारा? y n+1 डार्क, क्या कह रहे हो? ऐसा कि ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइट, ये जस्ट एक उससे डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, है ना। n+1th डार्क फ्रिंज का लोकेशन माइनस nth डार्क फ्रिंज का लोकेशन, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम्हारा डार्क फ्रिंज का क्या आ गया था कंडीशन? n+1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये क्या हो जाएगा? n के बदले में n+1 प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? माइनस n+1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये भी तुम्हारा आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सो बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा ब्राइट, यानी कि फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज दोनों ही तुम्हारा सेम रहता है। तो एट टाइम्स पूछा जाता है तुम्हारे को डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज का तुम्हारा फ्रिंज विड्थ सेम होता है, वो प्रूफ करके दिखाओ। जनरली जो है एक्सप्रेशन फॉर बीटा ही पूछता है ना। तो एक्सप्रेशन फॉर बीटा किसी भी एक को उठा करके बता दो। सो बीटा डार्क इज इक्वल टू बीटा ऑफ ब्राइट, जिसको इन जनरल कह देते हैं हम लोग बीटा, विच इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d।
बीटा डार्क मतलब फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस। डार्क जो है वो तो दो ब्राइट के बीच में बनेगा ना, और ब्राइट जो है वो दो डार्क के बीच में बनेगा। ठीक है, डन। वो बहुत कम आता है, जनरली तुम्हारा बीटा का एक्सप्रेशन पूछा जाता है। ठीक है, हाँ फॉर्मूला तुम्हारा सेम ही आ जा रहा है, फ्रिंज विड्थ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन फ्रिंज विड्थ। तो यहां पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, लैम्डा इन अ मीडियम हो जाता है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय म्यू, करेक्ट। सो अगर मैं पूरे के पूरे सेटअप को लेटर से पानी में लेकर के जा रही हूँ तो ना कैपिटल डी चेंज हो रहा है ना ही स्मॉल डी चेंज हो रहा है, लेकिन वेवलेंथ जो है वो तुम्हारा लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। देयरफॉर बीटा इन अ मीडियम वुड बी इक्वल टू लैम्डा एम कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई लैम्डा एम के बदले में लैम्डा बाई म्यू और कैपिटल डी स्मॉल डी एज इट इज रहा, तो ये आ जा रहा है तुम्हारा बीटा बाई म्यू। क्लियर है? बड़े एक ना छोटा सा चीज रह गया है, आई हमारा क्या आ गया था, आई हमारा आ गया था I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा, ये आ गया था ना। तो अगर तुम्हारा दोनों सोर्सेस से जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होता है ना, इसको लेटर से ए डैश कह दे रहे हैं, देन I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई डैश हो जाएगा, है ना। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ आई डैश 1 प्लस कॉस डेल्टा। देखो तो ये आई डैश प्लस आई डैश 2 आई डैश हो गया प्लस 2 रूट आई डैश, तो वापस से ट्वाइस ऑफ आई डैश कॉस डेल्टा हो गया, तो ट्वाइस ऑफ आई डैश को मैंने कॉमन ले लिया, और 1 प्लस कॉस डेल्टा वुड बी ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो 2 आई डैश ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 आई डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ठीक है, डन। सो ये हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाता है कब, अगर I1 इज इक्वल टू I2 रहे, इफ I1 इज इक्वल टू I2। क्लियर है? डायरी में मैंने आज कुछ लिखवाया है क्या, अभी तक लिखवाया है ना, कौन सा रिजल्टेंट इंटेंसिटी लिखवा दिया था, खाली रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखवाया है ना। ठीक है, तो सब लोग अब डायरी ओपन करो, है ना। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के नीचे लिख लो, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 4 आई डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2।
ठीक है, ये एक आ गया। उसके बाद फिर तुम्हारा YDSE, YDSE में क्या रहेगा तुम्हारा, पोजीशन ऑफ राइट फ्रिंज, YN हो जाएगा तुम्हारा N लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। फिर आ जाएगा तुम्हारा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, यहाँ पर YN हो जाएगा तुम्हारा N+1/2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, या फिर 2n+1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई, हाँ दोनों ही बात सेम है ना, 2n+1 चाहे 2n-1, दोनों में तुम्हारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज अगर तुम्हारे को चाहिए, सॉरी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सब लोग ध्यान से सुन लो। यहाँ पर जो है मैंने तुम लोगों को ये भी बता रखा था, YN = 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, या फिर तुम 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d रखो, है ना। सब लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो। सो अगर तुम्हारे को फर्स्ट डार्क फ्रिंज चाहिए, ऑलराइट, तो ऊपर वाला रिलेशन अगर यूज करोगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज अगर चाहिए तो n का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0, ठीक है। n का वैल्यू 0 पुट करोगे तब जाकर के तुम्हारे को पहला डार्क फ्रिंज मिलेगा वो, और उसका लोकेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा, लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, n = 0 पर। नीचे वाला रिलेशन अगर यूज करोगे तब तुम n = 1 से शुरू करोगे, है ना। सो इन दैट केस n = 1 अगर पुट करोगे तो 2 - 1 1, और y का वैल्यू क्या आ गया, लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, बस यही अंतर रहता है, ठीक है। तो तुम अगर चाहो तो -1 यूज कर सकते हो, -1 वाला टर्म अगर यूज करोगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज n = 1, सेकेंड डार्क फ्रिंज n = 2, प्लस वाला यूज करोगे तो तुम्हारे को केयरफुल रहना पड़ेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज n = 0, सेकेंड n = 1, दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो चाहो तो दोनों को नोट कर लो, और इसमें तुम लिख सकते हो n = 0, 1 एंड सो ऑन, और यहाँ पर तुम्हारा n = 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले में तुम्हारा खाली यही डिफरेंस रहेगा। ये दोनों जो है फॉर डार्क फ्रिंज है, ध्यान देना, ये डार्क का है और ये भी तुम्हारा डार्क का ही है। क्यों परेशान कर रहे हो तुम सर्वर को? डन, लिख लिया क्या सबने? ओके, ठीक है, ओके। तो ये डार्क फ्रिंज के लिए ये कंडीशन आ गया। उसके बाद फिर तुम्हारा रहता है बीटा, नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा फ्रिंज विड्थ बीटा, which is equal to lambda capital D by small d, effect of medium on beta, है ना। यहाँ पर लिख लो लैम्डा इन मीडियम इज इक्वल टू लैम्डा बाई म्यू हो जाता है, देयरफॉर
बीटा इन मीडियम हो जाएगा तुम्हारा बीटा डिवाइडेड बाई म्यू। क्लियर है? ओके क्या? हाँ हाँ, ये तो इन सब में कुछ है ही नहीं, अब तुम्हारा खाली डिफ्रैक्शन ही रहेगा। क्या? हाँ हाँ, डिफ्रैक्शन खत्म करके उसके बाद तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स खत्म। इसमें तुम्हारा अब इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये वाला तुम्हारा को पूछेगा। सुनो, कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि तुम्हारे स्कूल में नहीं पूछ रहा है, लेकिन पेपर में कुछ भी जरूरी नहीं है ना कि जो स्कूल में आ रहा है वही आएगा पेपर में, है ना। और जैसे मैंने तुम्हारे को वो एग्जाम्पल दिया था ना, ये तुम्हारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, यस। ये इस वाले एक्सिस में तुम्हारा आई है, इस वाले एक्सिस पे तुम्हारा ये वाई है, या फिर वाई है, या फिर तुम्हारा डेल्टा है। ऑल राइट, सो ये दो चार शो कर देना बस ऑन ईदर साइड। ऑल राइट, सो अगर तुम्हारा I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई डैश है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आ गया था हमारा 4 टाइम्स आई डैश कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2, है ना। सो आई मैक्स जो है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2 का वैल्यू जो है वो तुम्हारा हो जाएगा +1। तो आई मैक्स जो है वो हो जाएगा तुम्हारा, मैक्सिमा का कंडीशन क्या हो जाता है तुम्हारा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 पाई एंड सो ऑन। तो कॉस डेल्टा बाई 2 का भी वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस या फिर -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 ही रहेगा। तो आई मैक्स हो जाएगा 4 आई डैश एंड आई मिनिमम हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो ये यहाँ पर तुम्हारा आई मैक्स आ गया। ठीक है, सो ये तुम्हारा आई मैक्स हो गया, ये हो गया तुम्हारा 4 आई डैश, यहाँ पर तुम्हारा 0 हो जा रहा है। तो 0 कहाँ पर आ रहा है, अगर तुम्हारे को डेल्टा के हिसाब से ग्राफ बनाना है तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जा रहा था हमारा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे तुम्हारा 0 हो जा रहा था, मिनिमा आ रहा था। तो ये वाला हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई। सिमिलरली ये हो जाएगा तुम्हारा -पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 पाई। ठीक है, और मैक्सिमा पे तुम्हारा क्या हो जा रहा है, ये एक तो 0 सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर तुम्हारा अगला जो तुम्हारा ब्राइट है वो तुम्हारा क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे जो है 2n पाई पे तुम्हारा डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई था, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई, फिर आ जाएगा तुम्हारा 4 पाई, यहाँ पर भी तुम्हारा -2 पाई, ये तुम्हारा -4 पाई। ठीक है, अगर डेल्टा के टर्म्स में दिया है, अगर डेल्टा के अरे सुन लो इधर, डेल्टा के टर्म्स में दिया है तो पाई के टर्म्स में, तुम रेडियन के टर्म्स में उसके वैल्यू को लिखोगे। अगर वाई के हिसाब से तुम्हारे को देता है तो वाई के हिसाब से तुम क्या लिखोगे, पोजीशंस। सबसे पहला डार्क फ्रिंज कहाँ आ जाता है, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। उसके बाद वाला आता है तुम्हारा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, है ना। एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, तो वो तुम्हारा 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। सिमिलरली ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d। माइनस वाला क्या हो गया, हम लोग ब्राइट फ्रिंज के ऊपर देख रहे थे, ब्राइट फ्रिंज के नीचे भी तो फ्रिंजेस आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा -3 लैम्डा कैपिटल डी बाई
2d। सिमिलरली ब्राइट फ्रिंज, ये तो तुम्हारा 0 रहेगा ही, पहला ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, दूसरा 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सिमिलरली माइनस लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और अगला ये वाला आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हो जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है वो हाईली थियोरेटिकल है, तुम्हारे को थियोरेटिकली उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बस। ठीक है, उसका मैंने प्रिंट आउट दिया था। प्रिंट आउट, अरे यार तुम लोगों को मुझे और किसका देना था? वो तुम्हारे को डायग्राम का नहीं दिया मैंने, वो तो दे दिया था। ठीक है, एक सेकंड, मुझे क्या तुम्हारे को देना है, ये डिफ्रैक्शन वाले का प्रिंट आउट ना, उस वो तुम्हारा एनसीईआरटी इनफैक्ट नूतन में भी जो है बढ़िया से ही दे रखा है, उसको तुम्हारे को रीड कर जाना है। एनसीईआरटी प्रिंट आउट डिफ्रैक्शन 3 निकालना है। ओके, सो ओके, सो कहाँ गया डिफ्रैक्शन, ये रहा। ऑल राइट, सो सब जब हम लोग सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन को देखते हैं, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, तुम्हारा ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है लाइट तुम्हारा फैलता है। ऑल राइट, और यहाँ पर भी जो है ना, ऐसे केसेस में भी जो है हमारे को ब्राइट फ्रिंज दिखता है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से हमारे को फ्रिंजेस दिखते हैं। ऑल राइट, इसका जो है एक एक्टिविटी इधर शो कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स डिफ्रैक्शन ना, ये देखो यहाँ पर जो है ये हम लोग स्लिट विड्थ को एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इधर से तुम्हारे लाइट वेव्स आ रहे हैं, सो यहाँ पर ऑब्स्टिकल के पास तुम्हारा क्या होगा, लाइट जो है वो फैलने लगेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कह रहे हैं डिफ्रैक्शन। ऑल राइट, सो यहाँ पर भी जो है तुम देख रहे हो, यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव तुम्हारा ब्राइट डार्क, इस तरीके से तुम्हारे पास फ्रिंजेस मिलेंगे। ऑल राइट, एंड ये विड्थ तुम्हारा जितना ज्यादा रहेगा उतना ही गंदा सा हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न रहेगा। ऑलराइट, जितना छोटा स्लिट विड्थ रहेगा, यानी कि वेवलेंथ, जो भी तुम्हारा इंसिडेंट वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल जब रहेगा तुम्हारा स्लिट का विड्थ, उतना ही बेटर हमारे को डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। ऑलराइट, सो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो है हमारे को ये समझ में आ रहा है, एक तरीके का तुम्हारा इंटरफेरेंस ही होगा। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को बहुत ज्यादा हम लोग अंतर नहीं कह सकते इसमें। ऑलराइट, इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है वो काइंड ऑफ इंटरफेरेंस के थ्रू ही है। YDAC में क्या था, हम लोग इंटरफेरेंस बिटवीन 2 सोर्सेज देख रहे थे। तुम्हारा डिफ्रैक्शन के केस में जो है हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल यूज करते हैं, एंड जो है तुम्हारा फोन जो है ना टूटेगा, जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये मानेगा नहीं, जब तक चूर चूर नहीं हो जाता है इसका फोन। एक फोन खो चुका है कि टूट चुका है? टूट चुका है। वो एक्चुअली में खुद ही नहीं खराब हुआ था, वो एक्चुअली तुम बोला एक्चुअली मैंने बहुत बार पटका हुआ था मैं। अच्छा, वायरस आ गया था। ओके, सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो तुम्हारा ये हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्रू रहता है। ऑल राइट,
सो अगेन यहाँ पर हम लोग स्लिट का जो है एक मैग्निफाइड व्यू देखेंगे, ठीक है। ये रहा लेटर से तुम्हारा स्लिट। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी जो तुम्हारा वेव फ्रंट है उस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट जो है वो भी तुम्हारा सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारे सोर्सेस के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, यहाँ पर जो है मल्टीपल सोर्सेस के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है हम लोग सीधा सीधा यहाँ पर जो तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह रहता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। सो यहाँ पर हम लोग खाली रिजल्ट को जो है एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है सबसे पहला तुम्हारा क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जो तुम्हारा मैक्सिमा, एक तो सेंटर पे तो तुम्हारा मैक्सिमा मिलना ही है। सेंटर पे तुम्हारा मैक्सिमा क्यों मिलना है, सेंट्रल पॉइंट पर जो है, लेटर से यहाँ पर तुम्हारा स्क्रीन है तो सेंट्रल पॉइंट पर जो है सबके सारे पॉइंट्स के थ्रू अगर हम लोग देखें तो लगभग तुम्हारा पाथ डिफरेंस जो है वो तुम्हारा 0 ही रहेगा। ऑल राइट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब इसको बंद करते हैं, कंफ्यूज हो जाऊं मैं। अब जो है यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमाज, सेकेंडरी मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद जो तुम्हारे को मैक्सिमाज मिलेंगे उसको तुम्हारे सेकेंडरी मैक्सिमाज हो जाते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन हो जाता है थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा बाई ए, एंड मिनिमा जो है वो हो जाता है तुम्हारा एट थीटा, उनका एंगुलर पोजिशन हो जाता है तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा बाई ए। खाली n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि n इज इक्वल टू 0 विल करस्पॉन्ड टू सेंट्रल पॉइंट और वहां पर तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज है। ऑल राइट, सो सबसे पहले जो है हम लोग डार्क फ्रिंज के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए तुम्हारा एंगुलर पोजीशन ऑलरेडी क्या है, n लैम्डा बाई ए, है ना। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 तुम्हारा सबसे पहला डार्क फ्रिंज का लोकेशन क्या आ जाएगा, एंगुलर पोजीशन लैम्डा बाई ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि क्यों तुम्हारा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए पर डार्क फ्रिंज तुम्हारे को मिलेगा। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केस में जो है तुम यहाँ पर इस स्लिट को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो इक्वल हाफ्स में। लेट अस से कि पूरे के पूरे स्लिट का विड्थ इज ए, तो अपर हाफ में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट सेकेंड हाफ के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। ऑल राइट, सो लेट अस से कि हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो इन दोनों पॉइंट से जो है लाइट रेज पहुंच रहे हैं, ये रहा, इन दोनों पॉइंट से जो है लाइट रेज पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी तुम्हारा क्या रहेगा, देयर विल बी अ पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ पर एंगुलर पोजीशन का अगर बात करें दिस इज योर थीटा। ऑल राइट, सो ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा सिमिलर तरीके से। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस ये वाला लेंथ हो जाएगा, है ना। सो दिस लेंथ वुड बी, ये तुम्हारा लेटर से अगेन इसको डेल्टा एक्स मान लेते हैं, साइन थीटा विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई दी हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इस बार क्या है तुम्हारा a/2, कोई डाउट, a/2। ओके, अब थीटा का वैल्यू क्या है, वी आर, हम लोग ऑलरेडी कंडीशन को प्रूव कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा लैम्डा बाई ए। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ये डिवाइडेड बाई ए और 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर से क्या आ जा रहा है, ए कैंसिल हुआ एंड तुम्हारा डेल्टा एक्स जो है वो क्या आ जा रहा है, लैम्डा बाई 2। तो जब तुम्हारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ द मेनी पॉइंट सोर्सेज ये दोनों पॉइंट सोर्सेज जो है एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पर क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। सो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में कोई भी तुम अगर पॉइंट चूज कर लो, सेकेंड हाफ में तुम्हारे को a/2 डिस्टेंस नीचे एक और पॉइंट मिलेगा जो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। तो ओवरऑल हमारे को यहाँ पर क्या मिल जाता है, डार्क फ्रिंज। एक को एक्सप्लेन करना है और आगे लिख देना सिमिलरली आगे के भी डार्क फ्रिंजेस फर्दर थीटास के लिए ऑब्टेन होते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, बस एक के लिए एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज देख लेते हैं, है ना। ब्राइट फ्रिंज का तुम्हारा कंडीशन क्या था, थीटा इज इक्वल टू n+1/2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। सो ब्राइट के लिए थीटा क्या था तुम्हारा, n+1/2 लैम्डा बाई ए, क्लियर है।
ठीक लिखा है ना? हाँ ओके। क्या बेटा ऊपर का देखना है? हाँ, देख लो। ये डिफ्रैक्शन है। आर्यन एंड सद्भव दोनों फोन अंदर। डन। ओके सो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ब्राइट फ्रिंज। लेट अस से कि हम लोग फर्स्ट मिनिमा फर्स्ट मैक्सिमा को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/2 लैम्डा बाई ए। इस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमारे को मैक्सिमा मिल रहा है। ऑल राइट। सो अगेन तुम्हारा ऊपर जैसा ही डायग्राम रहेगा यहाँ पर भी, है ना? सो ये ऊपर जैसा ही डायग्राम। ओके सो यहाँ पर जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं ना, सो यहाँ पर जो है लेट अस से कि हम लोग यहाँ पर स्लिट को जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना? यहाँ पर हम लोग जस्ट विजुअलाइज, हम लोग जस्ट जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं जो रिजल्ट हम लोग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर रहे हैं। ऑल राइट। ये बाबू ब्राइट फ्रिंज के लिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का तुम्हारा एंगुलर पोजीशन क्या आ गया 3 लैम्डा बाई 2a। ठीक। सो यहाँ पर हम लोग खाली रिजल्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक इक्वल पार्ट का विड्थ कितना हो जाएगा तुम्हारा a/3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट अस से कि फर्स्ट पार्ट में टॉप मोस्ट पॉइंट और सेकेंड पार्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट को कंसिडर करा। इन दोनों पॉइंट से पॉइंट P पर लेट अस से लाइट पहुंच रहा है, इस एक पॉइंट से एंड इस वाले पॉइंट से लाइट्स पहुंच रहे हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच में भी तुम्हारा क्या रहेगा, अगेन पाथ डिफरेंस रहेगा। ये तुम्हारा एंगल थीटा हो गया, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा थीटा। सो साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, इस बार इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है ये तुम्हारा a/3 है, तो ये आ गया तुम्हारा a/3। हमारे को जस्टिफाई करना है कि मैक्सिमम मिलेगा फॉर थीटा का वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2a, तो थीटा के वैल्यू को 3 लैम्डा बाई 2a पुट कर देते हैं। डेल्टा एक्स ऊपर 3 आ गया डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ से 3a कैंसिल हो गया एंड डेल्टा एक्स वापस से क्या आ गया तुम्हारा लैम्डा बाई 2। यानी कि पहला पार्ट में मैं अगर कोई भी पॉइंट चूज करूं तो करस्पॉन्डिंग a/3 नीचे मुझे सेकेंड पार्ट में एक पॉइंट मिलेगा जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे। लेकिन जो लोअर 1/3 पार्ट है, इन पॉइंट्स के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कोई भी नहीं बचेगा, जिस वजह से तुम्हारे को थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a पर क्या मिल जाएगा, एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज को कंट्रीब्यूट कर रहा है जस्ट दी 1/3 पार्ट ऑफ दी स्लिट। तो यहाँ पर एक सवाल क्या आ जाता है कि हमारा ब्राइट फ्रिंज का जो ब्राइटनेस है वो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे ब्राइटनेस कम होता रहता है। तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज जो तुम्हारे को मिलेगा वहां पर तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा सिर्फ 1/5 ऑफ द स्लिट।
फिर उसके बाद वाले ब्राइट फ्रिंज में 1/7 ऑफ द स्लिट। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्लिट है टू दी मैक्सिमा वो कम होता रहता है, जिस वजह से तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज का जो ब्राइटनेस है वो कम होता रहता है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस यही वाले रहते हैं, छोटे छोटे सवाल का रहता है, कम रहता है कि पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन पूछ दिया है ना। तो छोटे छोटे वाले को तो तुम्हारे को टारगेट करना ही है, क्योंकि बड़े वाले में जो है ना बहुत लैंग्वेज में लिखना रहता है। तो कोशिश करना ये वाले चीजों को अगर तुम लिख दोगे ना तो एक्सप्लेनेशन ईजी पड़ जाता है, डायग्राम के साथ अगर तुम एक्सप्लेन कर दोगे तो पूरा लंबा चौड़ा गाथा नहीं लिखने का जरूरत पड़ेगा। ऑल राइट, सो ये तुम्हारा रीजन हो जाता है कि तुम्हारा सेकेंडरी मैक्सिमास का क्या कहते हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास का ब्राइटनेस जो है वो कम होता रहता है। ठीक है, इसका लास्ट एक आ जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। ठीक, क्या क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम लोग को अंडरलाइन नहीं करवाया था मैंने? हाँ, मैं प्रिंट आउट में तुम्हारे को दे दूंगी। ठीक है, प्रिंट आउट में इसको निकाल के दे दूंगी। तभी भी लिखना चाह रही है क्या अलग से? श्योर श्योर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लिख लिया। समृद्धि अचिन का भी रहेगा, बाकी तो सीबीएसई वालों के पास है ही, एनसीईआरटी उसी में हो जाएगा। सो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में तुम्हारा क्या रहता है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है उसका इंटेंसिटी तुम्हारा मैक्सिमम रहता है। हाँ, इसके बाद जो है इंटेंसिटी तुम्हारा कम होता रहेगा। ठीक है, सो एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क क्या था तुम्हारा, n लैम्डा बाई a, एंड थीटा ऑफ ब्राइट था तुम्हारा n+1/2 लैम्डा बाई a, n कैनॉट बी इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 करेस्पॉन्ड्स टू सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ऑल राइट, सो डार्क फ्रिंज कहाँ मिलेगा तुम्हारा, यहाँ पर अगर तुम्हारा थीटा के हिसाब से है, क्या बाबू, हाँ, नॉट इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए पे तुम्हारे को पहला डार्क मिलेगा, फिर 2 लैम्डा बाई ए पे दूसरा डार्क मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई ए पे दूसरे तरफ तुम्हारे को डार्क मिलेगा, ये तुम्हारा -2 लैम्डा बाई ए। ब्राइट तुम्हारे को कहाँ मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2a विद नेगेटिव साइन, ये तुम्हारा -5 लैम्डा बाई 2a, सिमिलरली 3 लैम्डा बाई 2a और 5 लैम्डा बाई 2a। तो एंगुलर विड्थ है ना, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये तुम्हारा क्या हो जाएंगे, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए, एंड एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, थीटा n+1 माइनस थीटा n, है ना, दो डार्क फ्रिंज के बीच में ब्राइट फ्रिंज बनेगा। सो डार्क फ्रिंज के लोकेशंस क्या है, n लैम्डा बाई a, तो ये हो जाएगा n+1 लैम्डा बाई a माइनस n लैम्डा बाई a, तो ये आ जा रहा है तुम्हारा सिंपली लैम्डा बाई a। अगेन अ वेरी कॉमन 1 मार्क क्वेश्चन कि ये शो करो कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा इज हाफ द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ इज ट्वाइस द
central max twice the angular width of the secondary maximas. तो डायग्राम, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम से तुम इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. ऑलराइट, ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और ये एंगुलर विड्थ वाला ये पूरा का पूरा चला जाएगा तुम्हारे डायरी में. और इनके साथ थीटा, ये डिफ्रैक्शन में बस तुम्हारा यही है डायरी में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है. डायरी, थीटा, एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये सब लिख लो, ये ग्राफ बना लो, ये सारा सब कुछ एज इट इज डायरी में जाएगा. बना लिया डायरी में? क्या बाबू, डायरी नहीं लाई आज? लिख लिया ना? क्या तुमने लिखा डायरी में? डायरी नहीं लाई? अच्छा, पूछना शुरू करो, तुम्हारे को फॉर्मूला सब कुछ याद है तो. वो क्यों छोड़ो, मार्क्स भी छोड़ देना. डन, एवरीवन डन? तनिषा, सुजय, अभिजय, धृति, अचिन. नहीं रहे तुम लोग, हो कि नहीं रहे? डन ना? चलो, सो हमारा वेव ऑप्टिक्स का थ्योरी तो हमारा हो गया. ऑलराइट.